This conference will now be recorded. जब मैं आपको एसडीजी पढ़ने को बोलता हूँ, जब मैं आपको परंपरा पढ़ने को बोलता हूँ, जब मैं आपको 11-12 शेड्यूल पढ़ने बोलता हूँ, जब मैं आपको कुछ और पढ़ने बोलता हूँ, तो उसका पर्पस क्या है? यही 4-5 पॉइंट जो कहे जाते हैं कि आपको प्रिपरेशन में पता होने चाहिए। हर एक सवाल में 4-5 पॉइंट आने चाहिए, वही तो पर्पस है ना। इसी जगह 99% लोग गलती करते हैं। नेवर थिंक कि आप सिलेबस के हर एक पॉइंट को मास्टर कर लोगे। मेरी बात बहुत मतलब मैं जानबूझ करके आपसे बहुत फ्री उसमें बात कर रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप साइंस एंड टेक को मास्टर कर लो। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप एग्रीकल्चर के गुरु बन जाओ। अबे जीएस में तुम देख रहे हो ना उसको यार। अब मान लीजिए जीएस में आईएफएस पर उन्होंने सवाल पूछा। अब कितना सिंपल सवाल है ये, जिस बंदे ने एग्रीकल्चर कराया उसके लिए, कि हमने एग्रीकल्चर में मतलब उसका तो करना नहीं चाहिए, लेकिन उसके वीडियो निकालो कि हर वीडियो में हम चिल्लाते रहे कि डबलिंग दी फार्मर्स इनकम बोल रहे हैं, क्रॉप से इनकम नहीं बोल रहे। फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्रॉप की बात नहीं कर रहे। ठीक, तो जैसे जैसे आपको ये समझ में आएगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि यार ये सब कुछ रिलेटेड है। अब जैसे मान लो बार बार एक बात हुई, एक ऐसे आया उस पर कि भाई द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ व्हेन सन इज शाइनिंग। पहला वाला ऐसे आया कि वन का जो फॉरेस्ट का जो साइंस है, फॉरेस्ट का जो इकोनॉमी है वो सबसे अच्छी होती है। अब आप अपने आप में से एक बात पूछिए कि क्या एग्रो फॉरेस्ट्री दोनों जगह पे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी? क्या एग्रो फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो आईएफएस में भी नहीं आ रही थी? जिस बंदे ने पीएम कुसुम पढ़ा है, क्या वो एनर्जी वाले एसडीजी के सवाल में नहीं जा रहा था? 2 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है और आपके पास पहली चीज इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से निकलिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन। आप पढ़ रहे हैं 2 साल से 2.5 साल से, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है आपके पास। कमी किस चीज की है? कमी है कॉन्फिडेंस की, कि भाई मैं इस एक चीज को 10 जगह से रिलेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा पीयर बेस्ड लर्निंग से। ठीक, पीयर बेस्ड लर्निंग मतलब जब आप डिबेट्स करेंगे, डिस्कशन करेंगे और सारे ठीक है। हाँ भाई, अब हम लोग जरा जनता मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी बातें करेंगे। मार्केट, उद्योग, व्यापार। मैं इसी में रिकॉर्ड किया दे रहा हूँ, पैच हो जाएगी सीधे सीधे। सीधा से पैच करना है, कोई कटवट इसका नहीं मारना। ओहो, रोक दो। This conference will now be recorded. सबसे पहले जीएस पेपर 1 से शुरू करते हैं। ठीक, अब जो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मेडाइवल इंडियन टेंपल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? इस सवाल का थीम और इस सवाल देखिए, मैं पूरे पेपर में ये कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस डिस्कस करूंगा कि हर सवाल में व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर जो हमें सोचना है। मेंस में द गेम स्टार्ट्स एट योर थॉट प्रोसेस, राइट? आपको, आपके पास ढेर इंफॉर्मेशन है, आपने ढेर एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं, आपको ये याद आ रहा है कि भाई साहब अरे उसमें ये बना है, उसमें ये बना है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज में हम क्या क्या पॉइंट डालेंगे, तो वो आपके किसी मतलब का इंफॉर्मेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है? जो चीज आपकी एस्से में पूछी जा रही थी, जो 8 एस्से थे, वो भी सेम क्या थे? आपके इंफॉर्मेशन का टेस्ट नहीं थे, आपके इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करने की पावर का टेस्ट है। मतलब ये कि अगर उन्होंने ये ऐसे पूछा, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, राइट? आपने
अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान अलग अलग ये पढ़ रखा है कि भाई यहाँ पर सेक्रेड ग्रुप्स पूजे जाते हैं, मेघालय में ऐसा होता है, पनियन ट्राइब ऐसा करती है, कीरिया ट्राइब ऐसा करती है, सीधी ट्राइब ऐसा करती है, पूरी परंपरा पढ़ रखी है, स्टेट्स में ट्राइबल के एग्जाम्पल्स पढ़ रखे हैं, लेकिन आप वहां बैठ करके ब्लैंक हो गए। क्यों? इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफॉर्मेशन थी, क्या नहीं था? वो ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो सोच, वो स्किल कि उस इंफॉर्मेशन को हम इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे डालें। वो कैसे होता है? जब मैं आपको बोलता हूं कि फलाने टॉपिक पर आप बोलिए, जब मैं आपको बोलता हूं फलाने टॉपिक पर आप डिस्कशन करिए, क्लास डिस्कशंस होते हैं, या मैं आपको मान लीजिए डिबेट के लिए बोलता हूं, वहां पर आप करते क्या हो कि आपका सारा नॉलेज, दो चीजें, अगर आप ध्यान दीजिए तो आपने एक चीज देखी होगी कि पिछली बार क्लाइमेट चेंज वाली डिबेट में जो बोला जा रहा था वही कल्चर के बोरोड वाले में बोला जा रहा था। कितने लोगों को ये बात याद आ रही है? जो चीज आप क्लाइमेट चेंज में बोल रहे थे वही चीज आप कल्चर के बोरोड वाले सेक्शन में बोल रहे थे। क्यों? इंफॉर्मेशन सेम थी, but that can be used in 2, 3, 4 areas. For example, मैंने आपको ये बताया कि भाई मान लीजिए तमिलनाडु की बात कर ले कि तमिलनाडु में जो है वो कुवगम कोठानम जो है, हाँ, उसमें आपके यहाँ ट्रांसजेंडर जो है वो पूरे दुनिया भर से, देश से नहीं, पूरी दुनिया भर से ट्रांसजेंडर्स इकट्ठा होते हैं और उस फेस्ट को वहां पर वो उसमें रावण की पूजा करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। रुकिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। ये आपको एग्जाम्पल पता है। सवाल आ गया, इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। सवाल आया, इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। अब आपको याद था कि हाँ भाई तमिलनाडु में कुवगम कोठांगम में आपके सारे दुनिया भर से ट्रांसजेंडर्स आकर के रावण की पूजा करते हैं। दैट वाज आवर कल्चर ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू एवरी जेंडर। अंदर जेंडर इक्वलिटी पर सवाल आ जाए, अंदर मतलब जीएस में, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी के अंदर सवाल आ जाए, वहां भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मान लीजिए कुछ एसडीजी रेलेवेंट ऐसे आ जाए, वहां पर भी यूज हो सकता है। यहां पर इंक्लूसिविटी पर ऐसे आ जाए, मान लीजिए पिछले साल वाला ऐसे था कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बिना सोशल जस्टिस का कोई वैल्यू नहीं है और सोशल जस्टिस के बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी संभव नहीं है। क्या सोशल जस्टिस नहीं है? पावर ऑफ वन एग्जांपल, मैं बार बार आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जामिनेशन में क्लियरली थीम में लिख दिया है, the exam is likely to test the analytical skills of the candidate. एनालिटिकल स्किल्स। एक एग्जाम्पल को 10 जगह से 10 बार आप एनालाइज करिए, हर एक उसको अलग अलग उसमें डालिए कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज वेयर द पावर इज, दैट इज व्हाट द नॉलेज इज ऑल अबाउट। इन्फो है आपके पास, इन्फो की कमी नहीं। इतने स्टेट आपने पढ़ रखे हैं, इतना क्लास में पढ़ा रखा है। अब एग्रीकल्चर वाले में अगर आप अभी आईएफएस पर देखेंगे, एग्रीकल्चर पर आपको क्या सब कुछ पता है, इतना पता है कि आप एग्रीकल्चर से नक्सलिज्म को रिलेट कर सकते हो, कि आप एग्रीकल्चर से सोशल इंजस्टिस को रिलेट कर सकते हो, एग्रीकल्चर से विमेन की प्रॉस्पेरिटी को रिलेट कर सकते हो, और तो और एग्रीकल्चर का एथिकल एस्पेक्ट भी हमने डिस्कस कर रखा। ठीक, अब कोई भी, अब जैसे मान लो इसमें 7वां एस है, अ स्माइल इज चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज। अब सीधे सीधे जब हमने क्लास में समत्व की चर्चा करी थी, आपको ध्यान होगा एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था कि इक्वानिमिटी इज द मोस्ट ट्रेजर्ड ट्रेट
फॉर अ सिविल सर्वेंट, शायद वेबसाइट पर भी पड़ा हुआ है वो। समत्व, स्माइल यहां पर और क्या है, जो ये कह रहे हैं कि स्माइल जो है वो सारी एम्बिग्युइटीज का चूजन देके ले, तो स्माइल का मतलब क्या है कि आपका कैरेक्टर स्थायित्व है उसमें, आपके कैरेक्टर में समत्व है। समत्व मतलब नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस, बट समत्व मतलब इक्वेनिमिटी, आप हर एक सिचुएशन में एक जैसे हो। तो सीधे सीधे जो एथिक्स वाला अपना वो था। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या है, जब हम एथिक्स को पढ़ रहे थे और मैं एक एक चीज पर एग्जांपल दे रहा था, अगर आपको याद हो तो हम लोग कई कई बार एक एक ट्रेड को करने में हफ्ते हफ्ते भर लेते थे, हर एक उस पर हम एग्जांपल डिस्कस करते थे, अगर आपको याद हो जिन लोगों ने एथिक्स पढ़ी है। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों ये और एथिक्स पेपर के बाद, क्योंकि एथिक्स के एक एक सवाल में आपको वो एग्जांपल्स डालने हैं, और जितना ज्यादा एग्जांपल, अब जैसे एथिक्स में सवाल पूछा गया प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, अब आप याद करिए प्रोबेबिलिटी के कितने ढेर एग्जांपल दिए थे हम लोगों ने जब हम लोग कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी वाले नोट्स कर रहे थे, केस स्टडी से हमने शुरुआत करी थी। तो पहला और सबसे बड़ा जो एक लर्निंग लेसन होना चाहिए हर एक व्यक्ति के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अप्रोच सिलेबस इन कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब पहले ही ये सोच लीजिए, पहले ही ये विचार कर लीजिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंटर रिलेटेड है, उनकी लिस्ट निकालिए। एग्रीकल्चर हंगर के बिना नहीं चल सकता, एग्रीकल्चर हंगर पॉवर्टी से सीधे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर हंगर पॉवर्टी हेल्थ से सीधे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर हंगर पॉवर्टी हेल्थ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर हंगर पॉवर्टी हेल्थ इंडियन सोसाइटी, ये सब सही नहीं चलेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी की दिक्कत होगी, और अगर ये सब सही नहीं चलेंगे तो क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से डॉट्स ऐसे हैं जो एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको 100 बार एक बात बोली है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके सिलेबस को एक थ्रेड में बांधती हैं, जो सूत्र हैं जो पिरो रही हैं पूरे सिलेबस को, और उसमें सबसे बड़ा सूत्र क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जिस लड़के ने, जिस व्यक्ति ने एसडीजी पढ़ लिए होंगे उसके पास में हर एक सवाल में 3 से 4 पॉइंट लिखने को होंगे, चाहे क्लीन एनर्जी वाला सवाल आए जीएस 1 में, चाहे एनर्जी वाला सवाल आए जीएस 2 में, चाहे पॉलिटी में एग्रीकल्चर हो, चाहे पॉलिटी में साइंस हो, चाहे पॉलिटी में इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स हो, याद है नहीं याद, इंक्लूसिविटी वाला सवाल आया, और चाहे जीएस 2 का पॉवर्टी और हंगर पर आया हुआ सवाल हो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से खुल रहा है। अगर आपके पास में एसडीजी रटे हुए हैं जो अपन अपने नोट्स हैं, तो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स बाय डिफॉल्ट, सारे एसडीजीज, उससे क्या होगा, हर एक सवाल में 4 से 5 पॉइंट लिखने के लिए होंगे, कम से कम किसी सवाल में ये नहीं होगा कि मुझे आता है। एक तो हो गया सब्जेक्ट नॉलेज कि सर आईएफएस की बात हुई है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, मुझे उस पर 4 पॉइंट लिखने हैं, आपने यहाँ डायग्राम बना करके पूरा समझाया था। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जब आईएफएस लिख रहे हो तो ताड़ से दिमाग में आना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ताड़ से दिमाग में आना चाहिए जीजी 2 के अंदर में जो लिखा हुआ है क्लीन फूड, सेफ फूड। अब आप एक चीज और ध्यान करिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सवाल आया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सवाल है या नहीं है, जीएस 3 में गला फाड़ फाड़ करके हम लोगों ने जीजी 2 के अंदर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीधे सीधे वहां मेंशन है कि मार्केटिंग और माइक्रो फाइनेंस होना चाहिए। इमेजिन करिए कोई बंदा वहां से स्टार्ट, क्या इंपैक्ट जाएगा एग्जाम पर। भाई ये एकदम एसडीजी ओरिएंटेड बात कर रहा हूं, हर बंदा इसमें इनाम से स्टार्ट कर रहा होगा, हर एवरेज एस्पिरेंट इनाम से स्टार्ट कर रहा होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, लेकिन जो स्मार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट कर रहा होगा, ग्राम से, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। पूरा सजेशन याद है नहीं याद है, ग्राम को यूटिलाइज करना है, और जो लेजेंड होगा वो एसडीजी 2.4 से शुरू करना होगा। ठीक,
कि सीधे सीधे एसडीजी में सर ये बात लिखी हुई है। रोड सेफ्टी वाले तो आ ही गए हैं। कौन सा एसडीजी रोड सेफ्टी वाले? ठीक, काय बड़े गुस्से में लग रहा हो, क्या हो गया? अरे गुस्से मतलब एग्जॉस्टेड। खैर, तो कहने का मतलब क्या? अच्छा, वेडनेसडे क्या? ट्यूजडे भी, ओके ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये समझना होगा कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, उनको पहले पकड़िए। समझ में आती है? अब वापस आते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval Indian temples cultures represent the social life of those days? अब आप याद करिए, चन्न केशव टेम्पल पर हमने चर्चा करी थी कि नहीं करी थी? चन्न केशव टेम्पल मैंने कुछ और नहीं करा था, मैंने सिर्फ चन्न केशव टेम्पल की फोटो दिखा करके आपसे बात करी थी कि भाई देखिए यहाँ मधलिकाएं दिख रही हैं, यहाँ पर उनका फैशन सेंस दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि वो हाथ में तलवार लिए हुए हैं, विमेन वॉरियर्स होते थे, यही सब चर्चा करी थी। और क्या लिखना था इसमें? विमेन चन्न केशव, women were warriors. There was no taboo about any. There was no taboo related to dresses. Temples were acting as places of knowledge and community life, है ना? अच्छा, दूसरी चीज, सिर्फ 150 वर्ड लिखने। दूसरा तरीका क्या है? स्टेट खोला, कोई एक स्टेट से कोई एक टेम्पल पढ़ लो। तमिलनाडु चले जाओ, वृद्धेश्वर पढ़ लो। कर्नाटक चले जाओ, चिन्नकेशव पढ़ लो। ठीक, केरल चले जाइए, शबरीमला पढ़ लीजिए। आंध्र प्रदेश चले जाइए, श्रीशैलम पढ़ लीजिए, तिरुपति पढ़ लीजिए। ठीक, मध्य प्रदेश आ जाइए, खजुराहो पढ़ लीजिए। और इधर मध्य प्रदेश में आएंगे, 64 योगिनी पढ़ लीजिए। ठीक, पढ़ लीजिए। देख, अरे कल्चर वाला ऐप आपको डाउनलोड कराया, खाली फोटो देख लीजिए, 150 वर्ड है, और कुछ नहीं करना। सब हेडिंग्स कि we will see the social life through the medieval temples. Let's have a look on social life of medieval India through the temples. First temple Channakeshav, second temple Belur, third temple बृहदेश्वर, फोर्थ टेम्पल कांचीवरम का ऐरावतेश्वर। इधर ऊपर आ जाएंगे तो फिफ्थ टेम्पल में ये डाल दीजिए अपना मोधेरा डाल दीजिए गुजरात में। बीच में चले जाएंगे तो वो डाल दीजिए मध्य प्रदेश में 64 योगिनी। और अगर आपको बहुत ही मन कर रहा है कि भैया हमें और भी कुछ डालना है, तो आप उधर झारखंड चले जाइए, बैद्यनाथ डाल दीजिए। नॉर्थ ईस्ट में जाने का मन कर रहा है, त्रिपुरा में त्रिपुरी मंदिर या उन्नकोटी डाल दीजिए, कामाख्या डाल दीजिए। फॉर अस दिस इज केक वॉक, बिकॉज हम हर दिन किसी न किसी उसमें डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि अपार्ट फ्रॉम सी, ये अगर आप देखें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ भारत में भी था, ये टेम्पल्स ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में भी है, ये हमारी क्लास का हिस्सा भी है लगातार, और उसके अलावा ये आपके स्टेट्स में भी है। तो पहली चीज तो ये कि जब मैं आपको एक पॉइंट 4-4, 5-5 जगह से कर रहा हूं बोलने को, या क्लास में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो उसको सुनिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखिए ये रट लेना बड़ा आसान है कि तोरण होता था, ये रट लेना बड़ा आसान है शिखर होता है, ये रट लेना बड़ा आसान है कि बाहर जो है वो द्वारपाल होते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप शोर टेम्पल में जाइए, मामल्लपुरम, द्वारपाल यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, मैंने आपको फोटो भी भेजी थी। शोर टेम्पल में जो द्वारपाल हैं वो यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। अब आप बताइए, ब्राह्मण द्वारपाल थे या क्षत्रिय द्वारपालों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था? और यज्ञोपवीत द्वारपाल तक पहन रहा है, तो राजा सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल स्टेटस एंड इक्वालिटी। या तो ब्राह्मण द्वारपाल बन सकते थे, यानी कि जो रिजिडिटी आप बताते हैं वैसा नहीं था, या क्षत्रिय वो पहन सकते थे यज्ञोपवीत, वहां पर भी रिजिडिटी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि राजा छोड़िए, द्वारपाल यज्ञोपवीत पहन रहा, राइट? All of this happens when you have observation. ठीक, उसके बाद second, why did the armies of British East India, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? अगर आपको ध्यान हो, कश्मीर पढ़ते समय मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी। रंजीत सिंह के वेसल गुलाब सिंह
गुलाब सिंह कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जीतते हैं, तिब्बत तक जाते हैं। गुलाब सिंह का एक जनरल था, जनरल जोरावर सिंह, जो तिब्बत तक जाता है और तिब्बत में वो हार जाते हैं। और हारने के कारण क्या होता है कि डोगरा आर्मी की जो सप्लाई होती है वो नहीं पहुंच पाती है। याद है नहीं याद है? और फिर हमने देखा था कि उस समय पर जो है वो लाहौर की ट्रीटी होती है, अमृतसर की ट्रीटी होती है, और पूरा होता है कि भाई पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो डोगराओं को दे दिया जाता है। राइट। आपको अगर और ध्यान हो तो हमने जो है वो कई बार महाराणा प्रताप की बात करी है कि उस समय पर जो है वो राणा के हारने का कारण क्या था, हारने एज इन लैक ऑफ सपोर्ट। या पृथ्वीराज चौहान की हमने बात करी कि भाई मिडाइवल टाइम्स आते आते सी, अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत एक अलग विषय है, लेकिन पूरे मिडाइवल इंडिया से लेकर के और ईस्ट इंडिया तक हाल क्या चल रहा था। अगर आपको याद हो तो विजयनगर एम्पायर में हमने बात करी थी विजयनगर एम्पायर हारा क्यों था। ठीक। मुद्दा यह है कि जो ये कहानियां आप सुनते हो ना, आप कई बार इन्हें इग्नोर कर जाते हैं। और मैं कोई भी चीज ऐसे ही नहीं कहता हूं। कोई भी कहानी, मैं आपको शोले की कहानी तो नहीं बता रहा ना यार। कोई भी कहानी जब आपको सुनाई जाती है तो दिमाग में थॉट होता है कि देखो, मेरे दिमाग में ऐसा चलता है कि ये चीज कहाँ यूज हो सकती है। ठीक, ये बात हमेशा ध्यान रख लो। मैं आपसे कोई भी चर्चा करूंगा तो मेरे दिमाग में ये चीज होती है कि ये कहाँ किस हिस्से में किस सवाल में यूज होती है। तो जिसको वो कहानियां याद हैं उसके लिए ये इसका आंसर करना बहुत आसान था कि पॉइंट वाज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट वाज लैक ऑफ कॉमन मोटिव, पॉइंट वाज लैक ऑफ अ लीडरशिप। तो अगर अच्छा, कितने लोगों को याद है कि 57 का संग्राम की मैंने कहानी सुनाई थी प्रॉपर, कि 57 में जो है वो बख्त खान से लेकर के और कुंवर बिहार वालों का नाम क्या था, मैं नाम कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, बख्त खान, नाना शाह पेशवा, तात्या टोपे, जितने भी लोग थे, मैंने पूरी इनकी कहानी सुनाई थी। इनकी सफलता का कारण क्या था? ये कॉमन कॉज, एक लीडरशिप कॉमन बना ली थी बात। लेकिन ये नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि राजे रजवाड़े लड़ रहे थे। पंजाब लड़ रहा था, अवध लड़ रहा था, झांसी लड़ रही थी, और कोई लड़ रहा था, टुकड़े टुकड़ों में लड़ रहे थे। यानी कि कॉमन मोटिव, कॉमन रेजिस्टेंस, कॉमन मोटिवेशन, ईगोज थे, लैक ऑफ ट्रेनिंग थी, बेसिक चीजें। अच्छा, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप सोचोगे इसमें हमारे क्या लिखेंगे। इतिहास को मैंने आपको कभी भी एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाया है। अगर जो लोग थोड़ा सुनते हैं और क्लास में बैठ के समझते हैं, अगर आप ये पहले 3 सवाल देखिए, तीनों हमारी कहानी का लगातार हिस्सा रहे। तीसरा चर्चिल वाला याद होगा आपको, जब पूरी कहानी हुई थी, जब विंस्टन चर्चिल की पूरी कहानी बताई थी कि चर्चिल ने बोल दिया था कि वी विल नॉट केयर फॉर दोज रैट्स। ठीक। स्टोरीज इन द क्लास आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ entire preparation. I have been a bit hesitant to say that, but now I am saying on record, because जिस तरह का पेपर अब बन रहा है, बिना इन एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के, बिना इस माइंडसेट के, बिना इन चीजों के आप नहीं अध्ययन कर सकते। कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। हाँ, कर सकते हैं। ये दोनों ने पहले से ही वो ग्राउंड तैयार कर लिया था। बट द वाटर दैट गेट्स इनटू इट, वही है। ठीक। तीसरा, why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons. अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो हमने एक बार आपसे एक बात बोली थी, पूरा आपको ये पढ़ाया गया था कि कैसे इंडिया में, नहीं नहीं, हैज द वेस्ट लॉस्ट इट पढ़ाते समय मैंने आपको ये बोला था कि 1857 ऑनवर्ड्स इंडिया की पॉलिसीज इंडिया में कैसी रही। ना तो आप एग्रीकल्चर पर काम कर रहे थे, ना एग्रीकल्चर पर कोई इन्वेस्टमेंट था। आप जितना भी एग्रीकल्चर पे वो लगना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगना था, वो था नहीं। यानी कैनाल्स नहीं बन रही थी, किसी भी तरह का लैंड इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, लगान इतना ज्यादा था, तो एग्रीकल्चर करने की मोटिवेशन नहीं थी। फिर एग्रीकल्चर करके अगर कोई फूड प्रोसेसिंग करके सामान बेचता था
तो फूड, इतना ज्यादा सामान आप बाहर से यहाँ डंप कर रहे थे, प्लस यहाँ के सामान पे इतना टैक्स लगा रहे थे कि यहाँ का सामान अपने आप महंगा हो जा रहा था। ठीक, तो फेमाइन का पढ़ना, जो स्पेक्ट्रम का चैप्टर था और हमने जो हेल्थ रिवर्स लॉस्टेड में बात करी थी कि रिव्यूइंग दी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये वहां से सवाल है। भाई किसी भी तरह का बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, बिजनेस क्लाइमेट खत्म कर दिया था, सारे के सारे जो इंडिया के आर्टिशंस वगैरह थे उन्हें खत्म कर दिया गया था, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज इंडिया की बंद हो रही थी, बाहर की इंडस्ट्रीज इंपोज की जा रही थी, बाहर से सामान सारा यहाँ थोपा जा रहा था, यानी कि इंडिया में जो एवरेज इनकम है वो लगातार कम हो रही थी। दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, तो तीन के तीनों सवाल ऑब्जर्वेशन बेस्ड हैं। आप जो पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जो आपका लर्निंग आउटकम होगा उससे ये डिस्कस होंगे। फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एकदम सीधा ज्योग्राफी है। आंखें बंद करके आप अपने ज्योग्राफी वाले नोट्स खोल लें, डेक्कन ट्रैप, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, वो याद करिए नोट्स में, जो बेसाल्टिक लावा वाला पूरा पॉइंट था, ब्लैक सॉइल से लेकर के और सारा कुछ, और कैसे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू और चेंज हो सकता है। ठीक, स्टेट्स में भी दे रखा है। 4, 5, 6, 7 तो सीधे सीधे स्टैटिक पोर्शंस हैं ज्योग्राफी के, और मैं बहुत दिन से चिल्ला रहा था ज्योग्राफी आएगी आएगी, फाइनली आ गई। ठीक, 8th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, नहीं नहीं बहुत सिंपल ज्योग्राफी। ठीक, वर्क फ्रॉम होम का फैमिली रिलेशनशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक, थोड़ा फॉर्मल शब्दों में कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर सवाल है, कोई सिलेबस किसी की जरूरत नहीं है इसके लिए, बेसिक ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद सबसे बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टियर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन। कि टीयर 2 सिटीज की जो ग्रोथ है वो कैसे कल्चर ऑफ कंजम्पशन से रिलेटेड है। अब आप जरा एक बार अर्बनाइजेशन वाला डिस्कशन याद करिए, जब हमने अर्बनाइजेशन पढ़ा था। अर्बनाइजेशन पढ़ते समय हमने क्या बोला था कि अगर हमें देखिए अर्बनाइजेशन होता कैसे, पहले T1 भरता है, यानी कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर भरेंगे, फिर क्या होगा, उनके आसपास के शहर वो भरेंगे, यानी कि कोई गुड़गांव भरेगा, कोई नोएडा भरेगा, कोई मेरठ भरेगा। फिर क्या होगा, उसके पास, ये टीयर 2 हो गए, फिर क्या होगा उसके पास के भी शहर, ठीक, टीयर 3 वो भरेंगे, कोई आगरा हो गया, कोई लखनऊ हो गया, ठीक, नहीं लखनऊ नहीं, आगरा हो गया, या और इधर आ जाएंगे तो इटावा इटावा हो गया, तो टीयर 3 है। फिर क्या हुआ, टीयर 4 सिटीज और इनसे छोटा एटा और इस तरह के जो शहर होते हैं, फिर क्या टीयर 5 बिल्कुल टाउन्स, और फिर आते हैं गांव। अर्बनाइजेशन होता है ऐसे, सबसे पहले आदमी भागता है टीयर 1 सिटीज की तरफ, ठीक, कि भाई हम गुड़गांव नोएडा पहुंच जाए, वहां हमें कुछ मिल जाएगा। ठीक, जब वहां से भर जाता है तो क्या होता है कि चलो बगल वाले शहर में चल लेते हैं, नोएडा बन जाते हैं, गुड़गांव बन जाते हैं। ठीक, लेकिन अर्बनाइजेशन को टैकल कैसे किया, अच्छा इसमें ध्यान रखिए यूपीएससी ने क्या लिख रखा है, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, यानी कि यूपीएससी के लिए अर्बनाइजेशन एक चैलेंज है। हमने क्या बोला, हम इसे टैकल कैसे करेंगे, रुर्बन मिशन। सबसे पहला हमने क्या बोला था कि हम टैकल कैसे करेंगे, गांवों को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। फिर हम रुर्बन मिशन करेंगे, यानी कि गांवों में जो है वो शहर जैसी सुविधाएं, एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। फिर हम क्या करेंगे, जो टाउन्स हैं उन्हें हम सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, यानी कि हम उल्टा चल रहे थे, गांव रुर्बन T5 T4 T3। जब हम पीछे से चलेंगे तो लोगों को T1 T2 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है, लेकिन T2 में आज ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि T1 लगातार भर रहा है, और T2 में ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर लोगों के पास में इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, तो इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल हमने डिस्कस करा था कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होता है, जितनी भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए आती हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं, कहाँ पहुंचती हैं, ऐसे शहरों में जहां पर इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है।
तो बहुत बेसिक और बड़ा सिंपल लेवल का सवाल है, एग्जाम्पल बेस्ड चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उड़ा सकते हैं। और बड़ी बात नहीं कि लखनऊ के लुल्लू मॉल से ही सवाल हो। इस सवाल का जो थीम है, इट लुक्स लाइक लखनऊ के लुल्लू मॉल से एग्जामिनर को आया होगा दिमाग में कि ये क्या तमाशा हो रहा है। ठीक है, फिर given the diversities among tribal communities in India, in which specific context should they be considered as a single category? कितने लोगों को PVTGs, पेसा, FRA ये याद है? और स्पेशली जो लोग वनवासी वाला आर्टिकल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, सवाल सिर्फ 150 वर्ड का है, बहुत ध्यान से सुनना। सवाल सिर्फ 150 वर्ड का है, बट इट टेस्ट टू इट्स कोर द अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बहुत टेस्ट कर रहा है। अगर आपको पीवीटीजीज की एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, उनका कल्चर डिस्टिंक्ट है, फिर अगर उससे आप परंपरा को जोड़ पाए ट्राइब्स की, और उसके बाद आप उसी जगह पर लिखें कि चूंकि इनके पास ये कल्चर डिस्टिंक्ट है, इसलिए पेशा के अंदर में इन्हें कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, और फिर उससे जोड़िए कि ये सारे राइट्स जुड़े किससे हैं? FRA। और खत्म करते करते क्या डालेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी एंड लैंड टू इंडिजिनस कम्युनिटीज SDG 2, और आखिरी में SDG 16, अगर याद हो तो 4.7 ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि कितना सिंपल लेकिन कितना विराट सवाल है, सिर्फ 10 नंबर। आई स्टिल डाउट कि आप इसकी भी उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उतना ही बताया जाए जितना आप झेल पाए, लेकिन तगड़ा सवाल है। और मैं, अगर आपको ध्यान हो, ये आज कह रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो मैं पेशा पढ़ाते पढ़ाते EIA पे चला जाता था, या मैं पेशा पढ़ाते पढ़ाते जो है वो FRA पे चला जाता था, या ये सब पढ़ाते पढ़ाते मैं 11th शेड्यूल पे चला जाता था। Why? Because only then you can understand the concept of tribal rights. ठीक, उसके बाद हाँ, सवाल देखो, इनका बड़ा बढ़िया सवाल है, मुझे बस 1 मिनट का समय दिया जाए। इनका सवाल ये है कि सर जब हम लिख रहे होते हैं तो ब्रॉड पॉइंट याद रहते हैं, लेकिन FRA में हमें ये नहीं याद रहता निकालना क्या है। देखो उसका तरीका 2 है। पहला ये कि आप सवाल में अंडरलाइन कर लो कि पूछा क्या गया है, ठीक, और FRA के जब आप पढ़ लीजिए, उसका 2-4 रिवीजन कर लीजिए, तो FRA के 6 से 7 पॉइंट्स में नोट बनाइए किसी भी टॉपिक में, सिर्फ FRA नहीं, FRA ले लो, EIA ले लो, पेशा ले लो, उसमें जब नोट्स बनाओ तो उसमें सब हेड बनाओ। जैसे पेशा ले लिया तो पेशा में कल्चरल राइट्स के 3 पॉइंट, लैंड राइट्स के 2 पॉइंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन के 2 पॉइंट। मेरी बात को समझो। तो क्या होगा कि जब भी कभी ट्राइबल का कल्चर से रिलेटेड सवाल आएगा, 4 से वो पॉइंट याद होंगे, ठीक। और होगा क्या कि जब आप पढ़ लोगे, मान लीजिए आपने FRA पढ़ लिया, पेशा पढ़ लिया, PVTG पढ़ लिया, परंपरा पढ़ ली, फिर आप उनका रिवीजन करने बैठे तो आपका एक आखिरी में एक समरी नोट बनेगा ओवरऑल ट्राइबल राइट्स पर। उसमें आप क्या करोगे कि ट्राइबल के कल्चरल राइट्स में भैया EIA का एक ये पॉइंट, पेशा का ये 2 पॉइंट, FRA का ये 1 पॉइंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो आप डाल दो। सो रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन। और जब आप प्रीलिम्स खत्म करते हो तब आप ये सारे रिवीजन लेके बैठते हो, और उस समय पर एक बहुत
कंसाइज सबके एक नोट बनते हैं कि भाई इस साल ये सर ने बताए 150 सवाल एक्सपेक्टेड है, इन 150 सवालों में ये कोर 23 टॉपिक आ रहे हैं। दिस इज अमृत जो मैं आप बोल रहा हूं कि ये सर ने 150 टॉपिक्स बताए हैं, 150 सवाल बताए हैं, लेकिन ये 150 सवालों को अगर मैं देख रहा हूं तो ये 23 टॉपिक निकल रहे हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इन्हीं के आसपास सवाल घूम रहा है। अब सर ये बताइए इन 23 टॉपिक में से ऐसा क्या पढ़ा जाए कि कम पढ़ के सब कुछ कवर हो जाए? तो सर कहेंगे एक झापड़ मारेंगे कान के नीचे गिर जाओगे, एसडीजी बता रखा है, 11th 12th बता रखा है, परंपरा बता रखी है, ट्राइब बता रखे हैं, स्टेट्स बता रखे हैं, डीपीएसपी बता रखा है। यही आज है, यही कल था, यही आगे रहेगा, सब मर जाएंगे जी जी बच्चे। यही समरी है सारे। तो समराइज करते रहो, छोटा करते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक। बिल्कुल आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमने उस समय पर हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग थी। हाँ, वो धीरे धीरे है, धैर्य भी जरूरी है, ठीक। आगे, the political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. समझिए, political and administrative reorganization of states and territories, बहुत ध्यान से सुनना, has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. 2 मिनट के लिए एक मेमोरी राइड पर जाइए और याद करिए कहानी बंगाल विभाजन की जो मैंने सुनाई, बंगाल पार्टीशन की, ठीक। याद करिए कहानी बर्मा को बर्मा को अलग करने की, अफगानिस्तान वॉर की कहानी सुनाई थी, ठीक। और ये भी याद करिए कि इसी सब के दौरान आपको फिर मैंने ये बताया था ज़वेनाड मूवमेंट, कश्मीर का अलग होना, शेख अब्दुल्ला की कहानी, पंजाब की मिलिटेंसी, ठीक। ये सारी चीजें, और वो पुट्टू श्रीराम लुलू का आत्मदाह, जिसके बाद आंध्र प्रदेश बना था, सेल्फ इमोलेशन जो उन्होंने कर लिया था लिंग्विस्टिक आधार पर, ये सब स्टोरीज हैं। और ध्यान दे तो यही जवाब, उदाहरण सहित। क्या लिखा है? डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या डालोगे? स्टार्ट करिए बंगाल पार्टीशन, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए कि बंगाल पार्टीशन हो गया, फिर उसके बाद बताइए सिंध को कैसे अलग किया गया, फिर उसके बाद बताइए कि भाई कश्मीर में क्या हुआ, फिर बताइए तमिलनाडु को अलग करने की मांग की, आंध्र प्रदेश कैसे बनता है, और आखिरी तक आ जाइए छत्तीसगढ़ और झारखंड, तेलंगाना भी डाल सकते हैं। हाँ, वो भी डाल सकते हैं, ठीक। समझो इसमें सवाल क्या है, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो डिमांड को छोड़ दो, जहां रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसे रखो, ठीक। तो है चार्जिंग करा दो। हाँ, डाल सकते हैं, लेकिन क्यों डालना है, सवाल ये, ठीक। 12th, discuss the main contributions of Gupta period and Chol period to Indian heritage and culture। जो लोगों ने आईआर की क्लास ही ली होगी और उसमें चोल किंगडम के बारे में सुना होगा, उनका ये आधा काम नहीं से हो गया।
अगर चलिए वो नहीं किया, स्वराज संहिता में गुप्त काल वाला एपिसोड देख लिया होगा, वहीं से हो गया। चलो वो भी नहीं किया, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ भारती देख लिया हो, वहीं से हो जाए। चलो वो भी नहीं किया, कोई भी स्टेट पढ़ लिया हो, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, वहीं से हो जाएगा। तो एक चीज पर 7 सोर्सेस दे रखे हैं। अब इसके बाद आपकी अच्छा बताइए, याद ही नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जो क्लास बता रही है मैरीटाइम हिस्ट्री वाली, सो यू रियली हैव टू, मुझे तो आ रहा है स्पर्श, बिल्कुल सही बात। ठीक बात है। तो यानी कि सवाल बड़ा डायरेक्ट है, लेकिन देखो 15 नंबर का सवाल है। अब आप इसमें सब हेडिंग क्या बनाओगे? गलत जवाब। आप इसमें बताइए कि उनका टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या योगदान था, ये बताइए साइंस में क्या योगदान था, मैथ्स में क्या योगदान था, मैरीटाइम अफेयर्स में क्या योगदान था, ठीक, सोशल में क्या योगदान था, पॉलिटिकल में क्या योगदान था। ये एक टेबल बना दीजिए और उसमें इधर गुप्ता इधर चोर, खत्म कर दीजिए। 15 12 दे देगा, और उसका कौन अलग से करेगा कि बिटिया का रिश्ता आ रहा है? तो भी वो भेज देगा ना, दोनों बन जाएंगे। हाँ, नहीं देते हैं, 64 होते हैं साले। आगे, ओहो, discuss the significance of lion and bull figures in Indian mythology, art and architecture. Important शब्द क्या था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो ठीक है, ठीक, माइथोलॉजी, हालांकि इसकी जगह हिस्ट्री होना चाहिए था, लेकिन फिर भी, यानी कि आप रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, वृषभ पुराण, ये गर्भ पुराण, सब बता सकते हो, जो पता हो। सुयोधन कहेगी ये वाले सवाल में मुझे को 10,000 वर्ड लिख देना है। ठीक, सवाल करंट से पूछो, करंट में कहाँ से? नेशनल एम्ब्लेम, क्यूट। ठीक, तो ध्यान रखिए कि नेशनल एम्ब्लेम से सवाल है। ठीक, और जिन लोगों को क्लास बेसिक मतलब बिल्कुल, अब जैसे लिपिका को इन्होंने दिखाया उस दिन कि आर्ट एंड कल्चर वाली एनसीईआरटी से बहुत तगड़े से पढ़ रही है, हर जगह से सर्च कर करके, ये खत्म है। उसके बाद जितना हमने क्लास में डिस्कस करा वही बहुत है इसमें। ठीक, फिर 14 15 16 17 फिर से प्योर ज्योग्राफी, प्योर खुली किताब ज्योग्राफी। हाँ, डार्डिनल्स न्यूज में था, लेकिन है ज्योग्राफी। ठीक, सब कुछ नोट्स में, मतलब आई आर, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ ठीक ठीक, ये आई आर है, इंटरनेशनल ट्रेड में स्टेट और स्थमस का एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज, अब मान लीजिए आप 16th लिख रहे हो और आपको इजराइल वाली कहानी याद है, सुएज कैनाल वॉर, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरीज अगेन। आप 16th लिख रहे हैं और क्लास के सुएज कैनाल वॉर की कहानी आपको याद आ गई, क्या होगा? आपके पास आंसर में लिखने को 5-6 पॉइंट एक कहानी से मिलेगा। Why stories are important? When I tell you one story of Suez Canal War, how the canal was blocked and how that blockade led to the war. When I tell you repeatedly the state of Malacca and the Malacca dilemma of China and what they are doing and why the entire concept of Indo-Pacific was started, वो एक कहानी तुम्हें एक सवाल को टैकल करने के 10 पॉइंट दे सकती है, क्योंकि उस कहानी में हम सब कुछ बताते हैं, ट्रेड, ये वो पूरा। That is why stories are
इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सबसे सुंदर सवाल थे 18th और 19th, तगड़े सवाल। मतलब हम लोगों ने बैच शुरू ही करा सुबह सुबह सेकुलरिज्म वाला और एकदम उठा के उन्होंने रख दिया। ठीक, ऐसा लग रहा था फिक्सिंग है। Analyze the salience of sect in Indian society vis-a-vis caste, region and religion। अगर आपको ध्यान हो तो आर्टिकल 25 पढ़ाते समय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पर जजमेंट कि कौन सा सेक्ट कहा जाएगा, रामकृष्ण मिशन वाला पूरा प्रॉपर सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल, इससे ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं संभव। उसके बाद 19th मॉर्निंग बैच वाले काफी खुश होंगे। आर टॉलरेंस, assimilation and pluralism the key elements in the making of an Indian form of secularism? Justify your answer। इसमें तो कुछ नहीं करना है। भारतेषु स्त्रियः पुरुषा नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते, चिल्लाते रहे हैं आज तक हम। इससे डायरेक्ट सवाल संभव ही नहीं। आर्टिकल 25, 26 इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, 29 सब पढ़ाते समय मैंने आपको बिल्कुल इसको थीम में रखा। फिर 20 elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India। समझिए 15 नंबर का IR ये आया GS1 में और 15 नंबर का IR ये और आ गया GS1 में। ठीक, अब आप जरा इस सवाल को ध्यान करिए, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। पैक्स सिनिका याद करिए और पैक्स सिनिका की वो लाइन याद करिए कि जिसके पास इमर्जिंग टेक का कंट्रोल होगा वही पूरी दुनिया को लीड करेगा। नहीं, ये लाइन पैक्स सिनिका की। ठीक, इंडिया वे में वो था कि टेक्नोलॉजी इज अ कैपेबिलिटी, नहीं टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ कैपेबिलिटी, इस तरह का एक लाइन इसमें थी, स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी है। ठीक है ना। और सेम चीज अगर आप ध्यान करो तो फ्यूचर पॉलिटिक्स से भी उठाई जा सकती है। और लेकिन इस सवाल का सोर्स कहां पर है? कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स, इंडिया का डिफेंस में जो हो रहा है, हम स्पेस में जो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाउ इनोवेशन is strengthening India's role in the global trade, in the global commons, even when we have lack of resources। ठीक, ध्यान रखिए उसको कि मतलब अब आप एक चीज ध्यान दो, IR में बार बार आपको ये बताता रहूं, अगर ध्यान करो तो शिफ्टिंग कंट्रोल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी का पहला पॉइंट क्या था? वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू इंडियाज राइज इवन व्हेन इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट्स ओन राइज। फिर वहां हमने आपको बताया कि थर्ड वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स इंडिया में भी हैं, बट उसके साथ साथ इंडिया जो कर रहा है। ठीक, तो पेपर 1 has become one of the best papers। why? A perfect blend of static and the observational trait of yours। जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, जो क्लास में सुन रहे हो, उससे जो ऑब्जर्वेशन निकल रहा है वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत जरूरी हो गया है आपके एग्जाम निकालने के लिए। हाँ, सारी संसद टीवी वाली प्लेलिस्ट, सारी एकम सत। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, सही से सुन रहे हैं और ऑब्जर्वेशन आपके अंदर है तो आपके लिए काम आसान हो जाए। उसके बाद आगे आइए, the most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environment problems by the Supreme Court। Discuss the statement with the help of relevant case laws। 2 मिनट के लिए रुकिएगा। आखिरी में क्या लिखा है? सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ करके मामला नहीं चलेगा। आपको जब मैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल वाइज MP जैन से पढ़ा रहा हूं और हर एक उस पर मैं केसेस बता रहा हूं,
आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी और याद रखनी होगी कि बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। आप सोचो कि बहुत बेसिक बेसिक पढ़ करके हो जाएगा, तो आप नहीं होने वाला। सीधा सीधा एमपी जैसे सवाल है। ठीक। Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute. बहुत सिंपल सवाल है। आर्टिकल 19 करते समय हमने पूरा एक पेज ही इस पर करा हुआ था, ठीक है। To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? डिबेट याद आ गई डिसेंट्रलाइजेशन वाली? सीधा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। ठीक। Discuss the role of Vice President of India as the Chairman of the Rajya Sabha. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। Discuss the role of National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitution. अब आप ध्यान दीजिए, पहला सवाल हटा दें तो बाकी जो 4 सवाल हैं वो बड़े एक्यूरेट हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एकदम कट टू कट। डिसेंट्रलाइजेशन ने सेट किया है कैसे, तो स्पीकर का क्या रोल, राज्यसभा चेयरमैन का क्या रोल है एज वाइस प्रेसिडेंट, एनसीबीसी की क्या भूमिका है, एकदम सीधा सवाल आ रहा है और सारी की सारी आएगी प्लेलिस्ट में। लेकिन खेल का अब नंबर हमें उठाने हैं, तो अलग क्या किया जाए? अलग ये किया जाए कि जैसे मैं जब आपको एमपी जैन पढ़ाते हुए स्पेसिफिक कोई एग्जांपल दे देता हूँ, तो सोमनाथ चटर्जी वाला एग्जांपल याद नहीं आता, या मैंने आपको कोई आर्टिकल बता दिया, या हमने आपको कोई एक दो ऐसा कोई फेमस टाइप का जजमेंट बता दिया, आप क्या करिए, एक आध वो लपेट दीजिए साथ, अगर याद है तो, यानी कि कुछ भी अपने मन से बना के नहीं, याद है तो एक आध जजमेंट उठा के चिपका दीजिए। क्या होगा, आपका आंसर दूसरे से। 6th के लिए तो हमारे पास गेस्ट लेक्चरर्स हैं, दोनों आज ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो दोनों हमारे गेस्ट लेक्चरर्स जो है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे दोनों गेस्ट थिंकर्स भूमिधर चंदू, ठीक, गति शक्ति के पैटर्नाइजर्स। तो गति शक्ति बहुत सिंपल सीधे सीधे नोट्स है, मतलब जो सवाल भी पूछा है वो भी बिल्कुल डायरेक्ट। गति शक्ति के नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, खटखट 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 7-8 पॉइंट डाल देने, खत्म। और जितना टू द पॉइंट बात करोगे उतना अच्छा होगा। सबसे अच्छा सवाल था 7। ध्यान रखिए, जो अपन एक्ट्स की सीरीज चलाते हैं, अब अगर आप ये वाला पेपर ही उठाइए तो 1 2 3 4 एक्ट आ गए भाई, ये वाला एक्ट आ गया, उसके बाद नीचे आपका राइट टू एजुकेशन था, कहा गया, सॉरी ये आरपीए था, आरपीए के बाद में कहा गया, ये राइट टू एजुकेशन आ गया, पेपर 4 में अपना वो आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक। और पेपर 3 में जब नक्सलिज्म और इन सब की बात हो रही तो पीएमएलए आ गया। एक्ट वाली सीरीज जो है वो बड़ी गंभीरता से उसको लिया जाए, क्योंकि वो एक्ट, और पहले ही हमने देखा एफआरए और पैसा आ चुका है पेपर 1 में, बिना उसके नॉलेज के आप वो नहीं लिख सकते। तो एक्ट वाली सीरीज को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ और उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बेसिक एक्ट ये अगर याद रहेगा तो बड़े सारे क्वेश्चन आपके टैकल हो जाएंगे, ठीक। The right of persons with disabilities act remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens regarding disability. Comment. अब इसमें 2 तरीके, पहला तो ये आपको एक्ट पता हो, दूसरा एक और तरीका, ठीक। अगर आपको एक्ट नहीं पता है लेकिन एनईपी पढ़ी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और वहां पर जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबिलिटी वाले पॉइंट्स पढ़े और जो क्लास में बताए वो सुने तो भी हो गया। लेकिन एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, 11-12 शेड्यूल, एक और तरीका है डीपीएसपी, एक और तरीका है प्रियम्बल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक और तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सब मरेंगे कौन बचेगा? लगाना ही नहीं है,
लगाना ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं दिमाग। ठीक, आंखें बंद करिए, जहां जहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आ रही है किसी भी तरह की, आंख बंद कर लीजिए। कर ली सर। जरा कर ली। कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं। और थोड़ा सा शेंडी मारना है अगर इसमें, जरा हल्का यूं, तो क्या करिए, आर्टिकल 253 बता दीजिए। अब अगर आपको ये याद है कि डिसेबिलिटी स्टेट लिस्ट और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट, लेकिन एक्ट यूनियन, तो क्या याद आया, 253 प्लस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। तो इंट्रो कहां से शुरू होगा? इंट्रो कहां से शुरू, पॉलिटी का सवाल है GS2 में। इंट्रो कहां से शुरू होगा कि टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 253, दो यूनियन ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड फलाना फलाना एक्ट, बट देयर हैज बीन अ लैक ऑफ अवेयरनेस एट द ग्राउंड लेवल, एट ग्राम पंचायत एंड स्टेट लेवल, लेट्स सी हाउ फलाना 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 इट विल बी रेडिकेटेड। शुरू कहां से करो? ग्राम पंचायत से। उसके बाद क्या बताइए? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, फलाना लेवल, ठिकाना लेवल, DPSP, SDG, फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल। 10 नंबर का सवाल, 150 मार्क, 150 वर्ड। पता होना जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा हैक है, ध्यान रखना। सवाल दिमाग से पढ़ो खाली। मैं बहुत गंभीरता की बात बोल रहा हूं। मैं आपको एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक्ट पढ़ाते समय मैं प्रोविजन से ज्यादा उसकी आत्मा पर बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम नल्ले हो, मुझे पता है तुम भूलोगे, लेकिन उस दौरान अगर ये याद रह गया कि ये 253 से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन याद आ जाएगी, फिर याद आ जाएगा साला ये तो नहीं रहा होगा यूनियन लिस्ट का, यानी कि अगर स्टेट लिस्ट में तो इंप्लीमेंटेशन में भी चैलेंज होगी। 4 पॉइंट फाइनल, बाकी एक SDG, एक DPSP, एक 11-12 शेड्यूल, एक प्रीएम्बल, 8 हो गए। एक में अगर 15 वर्ड भी लिखोगा बे 120। 10 मार्क का सवाल है बाबू। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द नौटंकी दैट वी डू इन द क्लास। जो मैं पीट पीट करके आपको, कोई भी आर्टिकल आया, हमने कहा ये वो कन्वेंशन से आया है, हमने कहा चलो तो 53 निकालो, धनंजय के अंदर चाय चाहिए। लेकिन उस समय पर आइडिया क्या है कि एग्जाम में ये याद आ जाए कि सर ने इस समय पर 53 कहा था। उससे क्या होगा कि ये आपके अपने आप 4-5 पॉइंट निकल आते हैं। जब तक ये न पूछा जाए इस एक्ट में प्रोविजन क्या है, तब तक एक्ट जानना जरूरी नहीं है। और एक और आगे और एक और बात है बताए, जब ये पूछा जाए, जब ये पूछा जाए कि इस एक्ट के अंदर क्या है, कुछ केसेस में तब भी एक्ट पता होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए तुमसे पूछा गया
कि डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट के बारे में बताओ क्या प्रोविजन है, तुम्हें घंटा नहीं आता, रोने का नहीं, नो, ये सोचने का कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है डिसेबिलिटी राइट्स पे, समझना, जो स्कीमें चल रही हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन तो एक्ट में होंगे ही होंगे। ठीक, दूसरी चीज, एसडीजी में क्या लिखा है डिसेबिलिटी से, उसको तो होल्ड कर ही रहा होगा। तीसरी चीज, डीपीएसपी में क्या लिखा है डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उसको भी अपहोल्ड कर रहा होगा। और उसके बाद फिर सोचो कॉमन दिमाग से कि सरकार ने बनाया है डिसेबिलिटी पे एक्ट, क्या डाला होगा, रिजर्वेशन तो दिया ही होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो बहुत सारे सवालों में चल जाता काम, लेकिन उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि तेरी आंखों की बत्तियां मैं ना जानूं, है। हाँ, तुम क्या कह रहे हो धनंजय? देखो 10 नंबर का सवाल है, तो तुम्हें इसमें बताना क्या है कि भैया गवर्नमेंट फंक्शनरीज और सिटीजन्स को डिसेबिलिटी के बारे में सेंसिटाइज नहीं किया गया है, कैसे किया जा सकता है, वहां पे ग्राम पंचायत तक कैसे किया जा सकता है। ठीक कि भाई, अब मान लो इसमें तुमको लिखना है, तो इसमें गवर्नमेंट फंक्शनरीज पहला हेडिंग डालो, उसमें क्या करो, ग्राम पंचायत लेवल पे पंचायत के जो प्रधान है, पंचायत सचिव हैं, फिर उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे उतारा हो, फिर उसके बाद भाई एनईपी में तो लिखा ही हुआ है, एनईपी में तो पॉइंट ही है ना ये कि सबको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिक पे उतारा हो कि पब्लिक का जो स्टिग्मा है कि डिसेबल्ड को मतलब वो कर देना, ठीक है ना। और जो लोग समझदार हैं वो जब सब लिख लेंगे तो आखिर में पता क्या लाइन लिखेंगे, ये उन लोगों के लिए जो अल्ट्रा मैक्स प्रो प्लस प्लस है, वो आखिर में लिखेंगे कि द की कंपोनेंट in healthcare has been rehabilitative part of it. ठीक, so we must ensure an ecosystem of citizens and government officers to ensure that the rehabilitative healthcare goes along. ठीक, ऐसा कोई है जिसके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल आया हो ये सवाल पढ़ के? वो कह रहा अभी भी लोड हो रहा, ये कह रहा अबे खैर, ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, ऋचा में भी नहीं आई। खैर, तो कहने का मतलब है कि आपको 7th में लिखना अवेयरनेस है, लेकिन स्मार्टली। ठीक, एनईपी भी थोड़ी पड़ेगी, थोड़ी ग्राम पंचायत पड़ेगा, थोड़ा रिहेबिलिटेटिव हेल्थ केयर पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पड़ेगी, और थोड़ा सा जो एक सोशल स्टिग्मा है उससे रिलेटेड। ठीक है सर, प्रियम्बल। भाई सब लोग बोलो हाँ प्रियम्बल पड़ेगा, उतनी देर से परेशान हो जाएगा ना, बोल दो बोल दो बोलो। सबने बोल थैंक दिया यू भाई, गाइस। ऑनलाइन वाले सब लोग बोल दो, तुम लोग बोल दो भाई प्रियम्बल पड़ेगा, नहीं वो आगे नहीं बढ़ने देगा। नहीं पढ़ना। ठीक,
कहने का मतलब ये, फिर से वही बात कि स्मार्टनेस क्या है, नॉलेज हमें कम हो, लेकिन दिमाग क्या होना चाहिए कि एग्जामिनर की बेटी या बेटे से शादी करनी, मतलब उसको ना पता लगने पाए कि हमारे पास नॉलेज कम है, ठीक, उसको ना पता लगने पाए कि हमें नॉलेज कम है, दैट इज द की पार्ट। हाँ, बेकार है। रिफॉर्मिंग दी, बस आगे आ जाओ। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डीबीटी इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू। कमेंट। कितने लोगों को फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के दौरान वो डिस्कशन याद है कि कैश ट्रांसफर होना चाहिए या सब्सिडी होनी चाहिए, या डीबीटी में किस तरीके से लीकेजेस हो रहे हैं, फेक राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाए, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा था, याद आया नहीं आया? ठीक, तो बता रहा हूं वही लिमिटेशन। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि डीबीटी के जो चैलेंजेस हैं, एक तो पीएफएमएस इसमें यूज हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने पीएफएमएस बना रखा है, ठीक है ना, और फिर अब एक लाइन याद करिए, कितने लोगों को याद है कि मैंने कहा था डीबीटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक, अगेन स्टोरीज एंड दी रैंडम ज्ञान। ठीक, कि अगर इसमें आपने मान लो 5 चैलेंजेस बता दिए कि भाई बेनिफिशियरी टारगेट, देखिए आज भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं चल रही हैं। इसका जो थीम है वो क्या है, पीएम किसान बहुत जगह नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट्स करते हैं, वहां पर पॉलिटिसाइजेशन होता है। दूसरी चीज, सारे स्टेट्स ने कंप्यूटराइजेशन नहीं किया है राशन कार्ड्स का, एक वन नेशन वन राशन कार्ड। तीसरी चीज क्या दिक्कत है कि आज भी जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो है, फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव है। तो कई बार कोई दूसरे की पासबुक लेकर के उसके खाते जैसा निकाल लेता है, ठीक है ना। चौथी चीज क्या है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का अभाव है कि हर बंदे को हर जगह पर दिखे कितने फंड हमारे पास आ गए हैं, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि अगेन द क्वेश्चन इज ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक, उसके बाद इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडिया रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। एकदम करंट सवाल है। हमने सारा कुछ डिस्कस करा, पीआईबी में न्यूज में था हमारा सब कुछ। ठीक, सिमिलरली बिम्स्टेक और सार्क अगर आपको याद हो तो इंडो पैसिफिक से सवाल है। इंडो पैसिफिक अभी अभी हमने खत्म करा डायरेक्टली। हाँ, हाँ वो ज्यादा हो, उसमें समझो वो उसकी जरूरत ही नहीं है। यहां लिखा है इंडियाज रोल इन रीसेंट क्राइसिस, समझिए सवाल, समझिए, इंडियाज रोल इन रीसेंट इज द कीवर्ड है, रीसेंट क्राइसिस उतना डालना है तो डाल सकते थे। आरपीए सेक्सी सवाल, 2 दिन पहले करा है, मतलब 1 हफ्ते पहले करा है आरपीए, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। 12th 13th 14th 15th 4 बहुत अच्छे सवाल पूछे पॉलिटी के। ठीक, समझिए, डिस्कस द इसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। शट अप, मतलब स्टॉप। ठीक, कितने लोगों को पिछली बार के केसेस में एसआर बोम्मई केस पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पर जो चेक्स डाले थे वो याद आ रहे? डिबेट में धनंजय भाई ने बात बोली थी, तालियां हो गई। ठीक, सीधा सीधा, अरे सीधा, लेकिन बात क्या है, बिना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बिना एमपी जैन ये सवाल नहीं हो। आप सोचोगे सीधे लक्ष्मीकांत पढ़ करके वहां सो जाएगा, नहीं होगा। 13th क्वेश्चन, कितने लोगों को फेडरलिज्म वाली डिबेट याद है?
ठीक, सीधा सीधा फेडरलिज्म की डिबेट से क्वेश्चन है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि उनकी सत्ता आनी है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो, और जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहती हैं स्टेट की ऑटोनॉमी। ठीक, 14, critically examine the procedure through which the president of India and France are elected। ये हमारा अभी का विषय है क्योंकि अभी हम प्रेसिडेंट करेंगे। हाँ, मिल जाएंगे 5 मिनट, बढ़िया अगर लिखा तो। उसके हाँ हाँ, उसके बाद टाटा, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन लाइट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, वैसे तो ये हम पढ़ेंगे पूरा ईसीआई के दौरान, पिछली बार भी जिन लोगों को याद हो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी और पूरा मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूं, आप भूल गए, आपको नहीं आता, आज भूल गए। ठीक, आप क्या करें, आप क्या करें, अब लॉ कमीशन की वो रिपोर्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नीचे जाओ, सीमेंट की बॉयलर उन्होंने गोली मारी, वहां देखो सीमेंट रोड गिरने लगी नीचे, बैठे बैठे ऐसे ही गैंगस्टर बनने का शौक था, पापा का नंबर लो, आप जो है वो वहाँ सीआरपीएफ में, और ये पुलिस बाबू बनना चाहता गैंगस्टर, नीरज भवाना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं याद है ठीक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, लेकिन लेट द कॉमन सेंस प्रिवेल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इलेक्शन सही से कराना, यानी कि इलेक्शन ऑफेंसेस जो लिखे हैं आरपीए के अंदर में, उन्हीं को रेगुलेट करने पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगी। और एग्जैक्टली सेम है, अगर आप जब हम पढ़ेंगे पिछले साल वाले जो है ना, याद भी होगा, एग्जैक्टली लगभग सेम है। ठीक है ना, कि आप धार्मिक भावना नहीं भड़का सकते, आप कुछ इस तरह का नहीं कर सकते, पोलिंग स्टेशन के आसपास नहीं रह सकते, एग्जैक्टली सेम है जो लिखा है आरपीए के अंदर। अब आपने आरपीए पढ़ रखा है, कुछ नहीं करना है, उठा के शुरू कर देना कि भाई इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में फलानी 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 चीजें कर रखी हैं। अच्छा, फिर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास में प्यूनिटिव पावर्स नहीं है। इलेक्शन के दौरान वो एटमैक्स ये ऑफर बोल सकती है कि इस पे एफआईआर कर दो, लेकिन इलेक्शन खत्म हो गए तो उस एफआईआर पे कन्विक्शन होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं। अगर आपको याद हो तो पिछली बार जब बातचीत चल रही थी कि मोदी जी पे एफआईआर हो गई, जिन लोगों को याद हो, तो हमने इस पर बात करी थी कि कन्विक्शन रेट कितना कम है, एफआईआर तो हो जाती है। ठीक, अगेन योर स्मार्टनेस, एक चीज पढ़ करके हम 4 का आंसर कर सकते हैं अगर हमारे अंदर इंटर रिलेट करने की पावर है। ठीक, उसके बाद 16th बहुत बढ़िया सवाल था। Besides the welfare schemes, India needs debt management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society discussed। देखिए, इसमें 2-3 चीज है। एक तो ये एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, क्या एमपीआई तो हुआ ना, अच्छा एमपीआई है बोला था। ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दूसरा क्या है, ये एक तरीके से थोड़ा सा एमपीसी और प्राइस स्टेबिलिटी भी है, हल्का सा लिखना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक, लेकिन उससे ज्यादा ये क्या है, रुक जाओ, उससे ज्यादा ये क्या है, अगर याद हो तो लास्ट बार के इकोनॉमिक सर्वे में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर बहुत बात थी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है
कि आप पॉवर्टी ट्रैप में फंसने लगते हो। ठीक, तो आपको इसमें 2-3 चीजें, साइक्लिक पॉवर्टी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एमपीसी, ये सारी चीजें डालते हुए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की भी बात करनी। बहुत बढ़िया, एसडीजी 1 भी है ये। हाँ, नहीं डालना है, नहीं डालना, जनरल बातें करनी, बहुत सिंपल। हाँ, ठीक। उसके बाद अगला, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग, अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल था, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? एग्जैक्टली, और एक ये काम भी करने वाले हैं, अभी आने वाला है, जो ये कह रहे हैं उसी को कर्टेल करने के लिए बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं। सब कुछ एनजीओ दर्पण के थ्रू होगा, सब बंद कर देंगे। गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन एनजीओ दर्पण एंड अप्रोच। ठीक, do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? यानी कि जब आप डोनर के हिसाब से ही सारे काम कर रहे हो तो क्या है कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, और उसकी वजह से आपका डेवलपमेंट एक मूवमेंट नहीं बन पाता है, कम्युनिटी उससे अलग रह जाती है। 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, जीएस सॉरी 11th शेड्यूल पर अपना डिस्कशन याद करिए, 11th शेड्यूल पर अपना डिस्कशन याद करिए, और मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। और उसके अलावा मैंने हर बार आपसे बात बोली है कि 11th शेड्यूल करता क्या है, डेवलपमेंट को अभी रोक दो, डेवलपमेंट को एक प्रोसेस बनाता है, डेवलपमेंट को एक मूवमेंट बनाता है जिसमें सभी लोग साथ आ सके, जन आंदोलन। तो इसमें अगर आपके अंदर थोड़ा सा वो है तो आपको ध्यान क्या रखना था कि एनजीओ दर्पण, स्टेट वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस, और सबसे जरूरी 11th शेड्यूल, जो हम बार बार बात कर रहे हैं जन आंदोलन की, भाई वाटर सेव करने को जन आंदोलन बना दिया या ये वो सारी चीज। ठीक, उसके बाद स्कूल क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट एनईपी से सवाल है, मतलब आंख नाक कान मुंह बंद करके सीधे सीधे एनईपी से सवाल है कि स्कूली एजुकेशन के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता लानी है। अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था यूपी गवर्नमेंट एक काम कर रही है, मिशन कायाकल्प, उसकी वीडियो भी दिखाई थी मैंने, डायरेक्टली रिलेटेड है एसडीजी 4, बहुत बढ़िया, मिशन प्रेरणा और मिशन कायाकल्प। नहीं मतलब आई डिड नॉट गेट दी, वो भी उसी पे छेड़ रहा है वो, उसको फॉलो। हाँ, हाँ, खूब 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 कि भाई दिस इज द अप्रोच, बेसिकली बॉटम टू टॉप अप्रोच पर सवाल है। ठीक है, 19 बहुत आसान, सीधा सीधा डिस्कस किया हुआ क्लास में। 20th एसडीजी, ठीक, इसमें अगर आपको ध्यान हो तो ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के, सोलर से लेकर के, विंड एनर्जी से लेकर के, जो कुछ भी लिथियम ये वो मेथनॉल ब्लेंडिंग सब कुछ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो मेथनॉल पॉलिसी, बिल्कुल
6 घंटे की एनर्जी पॉलिसी पर 2 व्यूज हैं और नंबर दे रही वो 45। अच्छा, और नंबर वो दे रही है 45। भाई उसका कहना है 1 या 2 लोगों ने देखा, ठीक है, और उससे सवाल आ रहा है 45 नंबर में। ये है हमारे वेट्स का ज्ञान। सर तो कुछ भी पढ़ा रहे हैं क्लास में। 125 नंबर का, ठीक। उसके बाद GS3 का पहला क्वेश्चन, विजय केलकर कमेटी, PPP, सीधा सीधा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अबे क्या थर्ड वे, प्रियम्बल, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जो हमने सोशलिज्म बताया, इंडिया वे ऑफ सोशलिज्म, फिर इंडिया का जो रिफॉर्म्स बताया 1990 के बाद में, मतलब 10 रन इस पर किताब लिखी जा सकती भाई, इतना पढ़ा दिया। इंडिया एट 75 और प्लस इंक्लूसिव, इंक्लूसिव उस पर SDG के डॉक्यूमेंट में भी है, जब वो कह रहा है ना कि क्लीन और इंक्लूसिव इकोनॉमी प्रमोट करनी है, ठीक। PDS, तुमने PDS का वो नहीं निकाला क्या? अभी तो सीधे सीधे वीडियो ही है। नहीं, अरे उसमें डॉक्यूमेंट में आखिरी में PDS के चैलेंजेस है, जब वो बता रहे हैं उतना वाला क्लिप निकाल दो। उसमें से वीडियो जो देखो, PDS पे 2-3 साल की वीडियो होंगी, 2 या 3 साल के, उसमें से जहां पर चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, चैलेंजेस का एक वहां उसमें वो बना हुआ है बॉक्स, इसमें से लैक ऑफ कंप्यूटराइजेशन, घोस्ट राशन कार्ड, ये सब बताया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी वाले नोट्स के अंदर है ना वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ला रहा था मैं, चिल्ला रहा था मैं कि फूड प्रोसेसिंग पे सवाल आएगा, आ गया, और एकदम सीधा और डायरेक्ट सवाल आया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एकदम डायरेक्ट है। ये वीडियो की स्टार्टिंग है, एग्जैक्टली है भाई, इसको सबसे पहले निकालो यार। हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन 5, द इंक्रीज इन, क्या, अच्छा पानी पी लिया यार, ज्यादा खुशी हो गई, लाइए वही पानी। चंदू के बेस्ट फ्रेंड ने क्लास शुरुआत में ज्वाइन की, फिर उसको लगा कि क्वेश्चन 5, the increase in life expectancy in the country has led to newer health challenges in the community. What are those challenges and what steps needs to be taken to? सवाल किस चीज पर है?
अगर याद हो तो जीएस पेपर 1 इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी में एक बार हमने चर्चा करी थी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एल्डरलीज पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बूढ़े लोगों पर। उन्हीं पर सवाल है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से जो एल्डरलीज का एक वो है, ठीक है ना, जैसे सवाल का लपोल आप समझिए, एक टाइम पर हम कहते थे ना कि हमारे पास में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वी आर द यंगेस्ट नेशन, बट वो यंगेस्ट नेशन कभी ओल्ड भी होगा, और जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम उस हाल में पहुंच जाएंगे जो जापान का है। जापान में पॉपुलेशन की एज हो रही है, ठीक। सवाल वहां से है, कई बार सवाल को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि निकल कहां से रहा है, ठीक। उसके बाद 6th 7th प्रॉपर साइंस के सवाल है, फोटोकेमिकल स्मॉग वगैरह अपन ने कर रखा है, ठीक है। अब गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल समझाइए, ठीक, ना समझाइए तो 3 नंबर खोइए। उसके बाद अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट, बादल फटना, ठीक, नहीं इसमें क्या लिखोगे, मी गॉटनबर्ग है मैं, अच्छा हाँ भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सीधे सीधे ऑर्गेनाइज क्राइम से है, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, पीएमएलए से लेकर के और सारे एक्ट डिस्कस हो रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया, बहुत बार कर रखा है, अभी भी इंडो पैसिफिक में हम वही कर रहे हैं, पक गए कर करके। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया सवाल, गजब का सवाल है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, रुक जाओ, लेबर प्रोडक्टिविटी suggests the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity। अगर ध्यान दो तो ये थोड़ा सा सवाल वर्क फ्रॉम होम कल्चर से है, आया ना, एक मिनट, थोड़ा सा सवाल ये वर्क फ्रॉम होम से है कि वर्क फ्रॉम होम के बाद में हर बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जो उसका ट्रेवल टाइम है, जो दूसरी चीज ये और कहां से है, ये थोड़ा सा पार्ट हमारा स्किल इंडिया मिशन और उसके अलावा थोड़ा सा पार्ट एआई इनेबल्ड प्रोसेसेस, 3 चीजों का मिक्स है ये। एआई इनेबल्ड प्रोसेसेस से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, बेटर टारगेटिंग ऑफ वर्क हुआ है, वर्क फ्रॉम होम से बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और स्किलिंग से बंदे की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अब सवाल समझिए, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर पहला सजेशन चालू होगा, गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ठीक। और उसके अलावा तीसरा जो हमने लेबर लॉस के अंदर में कैजुअल लेबर और कैजुअल वर्कफोर्स पर हमने जो पढ़ा था, और उसके साथ साथ आप जोड़ेंगे स्किल इंडिया को, वर्क फ्रॉम होम को, एआई को, तब जा करके ये होलिस्टिक एक आंसर बनेगा। यानी कि आंसर में लेबर लॉस भी होंगे, आंसर में इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आंसर में स्किलिंग भी होगी, आंसर में एआई भी आएगा, और आंसर में वर्क फ्रॉम होम भी आएगा, और इन सब के साथ साथ आंसर में द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एनईपी ड्रिवन एजेंडा भी आएगा, क्योंकि बंदा प्रोडक्टिव तब हो पाएगा जब उसके अंदर से कॉल होगी कि हाँ यू हैव टू डू मोर, भी आएगा, वो तो आएगा ही, सब मर जाएंगे, कौन बचेगा। हाँ डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर्स, हाउ विल दिस शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम fossil fuels to renewables help achieve the above objectives? Please send me that video जहां पर मैं एनर्जी सिक्योरिटी पढ़ा, नहीं वो पूरा वीडियो मुझे भेजो, फिर से भेजो, एक बार और भेजो।
ठीक, अब आप ये लेटेस्ट हाँ भाई, अब ये दो वीडियोस हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पार्ट 1 पार्ट 2। बड़े भाई, छोटे भाई, मोटे भाई, दो वीडियोस एनर्जी सिक्योरिटी पार्ट 1 पार्ट 2, जिस पर हमने एनर्जी सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट कराया है। 45 नंबर के सवाल 125 नंबर का ऐसे, इसके आगे मैं जान दे दूं 170 नंबर आपको दे रहा। लेकिन हमारे कुछ समझदार लोग हैं जिनका कहना पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। ठीक, तो ग्रुप पे डाल दो जरा इनको पिन करके, फॉर ऑल दी वाइज पीपल 3 क्वेश्चंस प्लस 125। ठीक, ठीक, तो यार मैं पॉसिबल ही नहीं, मैं यार क्या करूं आपके लिए। आपको मैंने कार्बन 0 वाला डॉक्यूमेंट पढ़ाया, आपको मैंने ये पढ़ा दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद 13 14 अपने लिए बच्चों के सवाल है। ठीक, मतलब बॉटल नेक्स इनमें मार्केटिंग है क्या, मार्केटिंग हम साला यहाँ क्या क्या पढ़ डाले एग्रीकल्चर में, वो मार्केटिंग इतना सा पढ़ा दिया सवाल IFS। अबे ठीक, कुछ भी मतलब। लेकिन आप ध्यान रखिए कि मैंने साल भर आपको चिल्लाया है 3 चीजें, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, फार्म प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग। सब पेपर में, सब का सब पेपर में 60 नंबर एग्रीकल्चर। वीडियो जो इसके 1-2 हो भेज दीजिए। ये भी बोला, ये बोला है भाई, ये कॉल और है क्या इसमें, पैच करा लेते हैं इसके बाद। ठीक, वो वीडियो भेजिए जरा। हाँ, इतना सिंपल है ये। ठीक, उसके बाद ये करंट से सवाल है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक, अगेन वैक्सीन भी करंट से, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों इंडियन एक्सप्रेस के डू यू नो वाले सेक्शन, एक्सप्लेन और डू यू नो वाले सेक्शंस हैं। ठीक है, सीधा सीधा है। उसके बाद उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। अब सेम चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग वाला भी हमने जीजी के अंदर ही पढ़ा था, क्योटो प्रोटोकॉल वहां पे सारा कवर्ड है, बिल्कुल सिंपल है। 18 आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से है। 19 पर कितने लोगों को एग्जैक्टली होम मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट याद है, सीधे सीधे साइबर सिक्योरिटी पर, और वहां स्टेप वाइज मैंने बोला साइबर सिक्योरिटी पर सवाल है तो ये कर लीजिएगा इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर। उसके बाद अगला सवाल पढ़िए, इसके बाद तो लग रहा है कि यहां तक करने बने ये। ठीक, Naxalism is a socio-economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat
in the context discuss the emerging issues and suggest a multi-layered strategy। फिर से डॉक्यूमेंट याद करिए, ठीक एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई है कि वी विल गो फॉर अ मल्टी-लेयर स्ट्रेटजी, हम कमांड सेंटर बनाएंगे, उसके बाद में हम रोड्स बनाएंगे, और फिर हमने अलग से मल्टी-लेयर स्ट्रेटजी बताई थी। दोनों को पैच कर दीजिए, ऊपर लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर नीचे लिख देना अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति। अभी मत लिखना, 10 साल बाद, ठीक। मतलब आपके बेटे लिखें, क्या एनईपी भी, हाँ थोड़ा सा बिल्कुल आएगा, पैसा आएगा, EIA आएगा, FRA आएगा, 11th 12th आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें, 5th शेड्यूल आएगी। हाँ यस, उसके बाद आइए सबसे सुंदर और अपने लिए सबसे अट्रैक्टिव पेपर। अब चला दो, अब तो मतलब बिल्कुल सब ऊपर करना पड़ेगा। हाँ जरा कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी वाला, हाँ कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी वाला नोट भेजना। कितनी? ठीक है, हाँ भाई पहला सवाल पेपर 4 एथिक्स। Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. कुछ नहीं करना है भाई, कुछ करना ही नहीं है। सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स वाले नोट्स, पहला क्या है, उसका काम ही क्या है, पेरीफेरी इश्यूज को छोड़ो, तुम्हारा पहला काम क्या है, अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, ठीक बात। उसके बाद सीधे सीधे यहां पर आइए, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर सिविल सर्विसेज, उसका पहला काम क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, आया ना। दूसरा काम क्या था, कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा काम क्या था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में हमने क्या बोला था, अपने कमिटमेंट पूरा करना, जो भी उसका वर्क को लेकर कमिटमेंट है। चौथा काम उसका क्या था, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, जो भाई जो मैं काम कर रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। और उसके बाद में सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, की मुझे फालतू के इश्यूज में न डलना। भाई 10 नंबर का तो सवाल है, इवेल्युएट करते समय इन 5-6 कोर वैल्यूज को डालिए, खत्म। सिर्फ ये 36 पेज तुमने अगर यूज करने सीख लिए, मजा आ जाए, ठीक। उसके बाद apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in the tackling critical issues or taking critical decisions, is explained with suitable illustrations। रुकिए, moral qualities, empathy, compassion, intellectual competency, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर ethics के अंदर हमारी इंटीग्रिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर इक्विटी के अंदर हमारी एम्पैथी है, आया ना। और उसके बाद में एफिशिएंसी में जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेशन और सीकिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिए, इन सब के अलावा डिजायर फॉर नॉलेज। मैंने एक एक चीज पढ़ाते समय आपको एग्जांपल दिए डिटेल्ड, और जब हम यहां पर गए एम्पैथी में, तो एम्पैथी में मैंने एक एक चीज पढ़ाते समय बिल्कुल रिकॉग्नाइजेस बॉडी लैंग्वेज, फेशियल, हर एक उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है।
और इसी समय मैं आपको एथिक्स पढ़ाते समय कहता था, वीडियोस है प्रॉपर, कि भाई जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उनको कहीं लिख लेना या याद रखना, क्योंकि जब वहां क्वेश्चन आएगा तो वहां आपसे यही पूछा जाएगा, suitable illustrations. उसके बाद the rules and regulations provided to all the civil servants are same, yet there is difference in the performance. Positive minded officers are able to interpret the rules and regulations in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulations against the case. Discuss with illustrations. फिर से रुक जाइए, क्या करना है, दिमाग ही नहीं लगा था, क्या करना था, यहां जाना था। जितना तुम्हारे स्ट्रॉन्ग मोटिव्स होंगे, ट्रेड्स होंगी, सेल्फ इमेज होगा, सोशल रोल होगा, उतना ही अच्छा तुम ऊपर वाले का यूज सही से कर पाओगे। ठीक, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नथिंग बट नॉलेज। अगर तुम्हारे नीचे का इस बार क्लियर है, यू आर पॉजिटिव, तो ऊपर का मामला सही होगा। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि भाई रिजल्ट ओरिएंटेशन, एफिशिएंसी में रिजल्ट ओरिएंटेशन इज अ गुड थिंग, बट इट कैन नॉट हैपन विदाउट द इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। फोर्थ देखो, यही ऑर्डर है, पहले आएगा इथोस, पीपल फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, फिर आएगी इंटीग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर आएगा डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, और फिर आएगी रिजल्ट ओरिएंटेशन। इनके बिना रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं हो सकता। तो आपको अब देखिए, ये सवाल भी इसी डॉक्यूमेंट से, कैसे, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, लेकिन बाकी चीजें जो हैं, जो आपके कैरेक्टर की चीजें हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज है, ये आपकी बेसिक एसेंस है। नहीं, ये शब्द मत यूज करो। आगे, it is believed that adherence to ethics in human actions would ensure in smooth functioning of an organization system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning? बहुत एग्जांपल, बहुत केस स्टडीज पर हमने बात कर रखी थी। प्रतीक वाली केस स्टडी आपको याद होगी, जो नक्सल एरिया में फंस गया था और सब था, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी ये जो मेन चीजें हैं, कि अगर वो एथिकल होगा तो उसका बॉटम स्ट्रांग होगा, आइसबर्ग का मोटिव सही होंगे, ट्रेड सही होंगी, सेल्फ इमेज सही होगा, सोशल रोल सही होगा, देन ही कैन परफॉर्म इन अ बेटर वे। अच्छा, अगर उसकी ये सब सही है तो ही वुड बी अ गुड लीडर। हाउ मेनी ऑफ यू विल अंडरस्टैंड, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कहां गया? 1.5 लीडिंग अदर्स, हाँ है ना, ठीक, बिल्कुल। उसके बाद ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do. बहुत चर्चा अपन ने ऑलरेडी कर रखी है, इमीडिएट वर्सेस इंपॉर्टेंट वाला, कि आपको क्या करना है, क्या आपका अधिकार है, और क्या करना वास्तव में सही है। एक्चुअली इस पर ज्यादा अच्छी चर्चा हमने फंडामेंटल राइट्स में करी थी। ठीक, कि नोइंग द डिफरेंस बिटवीन योर फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी अगेंस्ट सोसाइटी। अगर आप ध्यान दो तो इसमें आप पॉलिटी का ज्यादा यूज कर सकते हो। हमारी जो डिस्कशन है पॉलिटी की, कि हमने कहा था ना, वो याद करिए कि आपके फंडामेंटल राइट इस तरह से नहीं होने चाहिए कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो जाए। एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म वाली वो यूज कर सकते हैं, वो जो लोग सेमिनार में थे एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म वाले, वो लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are 3 key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. बहुत सही उससे है, और आप हाँ कर सकते हैं, और एनईपी ड्रिवन भी, थोड़े एनईपी की भी कुछ बातें कर सकते हैं। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। त्याग से रिलेटेड, कि भाई आप क्या गिव अप करते हो, ठीक है ना। तो उसमें भी आप बहुत सारी कहानियां जो हम लोग नॉर्मल क्लास में करते हैं वो डाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड गवर्नेंस? हाउ फार रीसेंट इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प्ड द बेनिफिशियरीज डिस्कस स्टेबिलिटी। अब लोग पागल हो गए, GS2 का सवाल पेपर 4 में पूछा जा रहा है, ई गवर्नेंस। इसमें there is nothing ethics about it। ये GS2 का सवाल है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी उठा के यहाँ पे रख दिया उन्होंने, लेकिन जनरली सवाल है तो सीरियसली 2 का सवाल है। ठीक, तो ऑलरेडी आपके पास में ई गवर्नेंस से रिलेटेड ढेरों इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब सॉरी जो DOPT चला रहा है, या जो सारी चीजें हैं, हाँ, तो वो
दैट यू ऑलरेडी नो। टेलीमेडिसिन, याद होगा आपको, टेलीमेडिसिन पे पूरा एक सेशन लिया था मस्त, छत पे बैठ करके। सुबह सुबह क्लास हुई थी जिसमें आरती जी कह रही थी कि पीछे आपका वो पूरा गार्डन दिख रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल, नाइस। अगेन, अब यूक्रेन और रशिया पर वो है, ये भी अपन ने क्लास में प्रॉपर डिस्कस करा है। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट वाला पूरा हमने डिस्कस कर रखा था। सबसे बढ़िया सवाल जो लगा वो लगा मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लोग एक बार आ गया, लोगों को लगा तुक्का है, ये तो पागल है, ये इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से शुरू कर। किसी ने कहा कि ये पहले लेक्चर ये कौन लेता है, पहला लेक्चर एनसीईआरटी का लिया जाता है, ठीक। और सवाल आया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, यस। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, ये सब कुछ किया जा चुका है और सबके प्रॉपर एग्जांपल्स डिस्कस्ड है। याद हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे अपन ने बहुत लंबी चौड़ी बात करी थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन किन केसेस में होता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, इसको हमने इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत डिस्कस करा था, आशु भैया वाला सेमिनार में जो लोग थे, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक। हाँ, किसमें देखना है? अरे तो बहुत बढ़िया है ना, यही तो आपकी डिबेट का फायदा है। आपकी डिबेट का सबसे बड़ा फायदा इस फॉर्मेट में है, लर्निंग टू कंसाइज 30 वर्ड जो आप वन लाइनर्स मारते हो ना क्लास में, मेहता भाई पर, ठीक, वही उसी का टेस्ट है, ठीक। उसके बाद विसिल ब्लोअर्स, ठीक है ना, जब हमने आरटीआई करी थी तो हमने विसिल ब्लोअर वाला भी पूरा मामला करा था, सीधे सीधे वहां से सवाल है। उसके बाद आया है सीएसआर पर सवाल, और सीएसआर पर सवाल गवर्नमेंट के माइंडसेट को दिखाता है, बहुत कुछ आने वाला है सीएसआर, ठीक। और उसके बाद केस स्टडीज, अगेन केस स्टडीज भी आप पूरी पढ़िएगा, सारी की सारी केस स्टडीज हमारी, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस करी थी, इस बार भी एथिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे, सारी की सारी केस स्टडीज का ये लिखा हुआ है मामला, सब का सब यहीं से चलेगा, ठीक। ये आपके 4 पेपर्स और मेंस के पेपर, ठीक है ना। अब एक बार काटो और एक बार दोबारा से शुरू करना। अब सुन लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए चारों पेपर्स जो आपके हैं, इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एवरग्रीन है। एग्रीकल्चर पर फिर से 60 नंबर थे, आईआर पर 2 सवाल पेपर 1 में थे, 4 सवाल पेपर 2 में थे, यानी कि 30, 30, 60, 20, 80 नंबर के सवाल आईआर में थे। एनर्जी सिक्योरिटी पर मैंने जो डॉक्यूमेंट पढ़ाया, 3 सवाल जीएस में थे, सीधे सीधे 125 नंबर का एस्से था। पॉलिटी पर आप देख रहे हो सवाल थोड़े घूमे हुए आ रहे हैं, पॉलिटी में 2 सवाल सेकुलरिज्म वाले, सोसाइटी पॉलिटी मिक्स हैं, और उसके अलावा करीब करीब 6-7 सवाल जो है वो पेपर 2 में आते हैं, यानी कि 100+ नंबर की आपकी पॉलिटी आ रही है, ठीक है ना। इकोनॉमी बहुत सॉर्टेड इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स पर पूछ रहे हैं, यानी कि सेम चीज जो है सस्टेनेबल, अच्छा जितना भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर सवाल आ रहा है सारा एसडीजी से बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये चीजें, और एनर्जी सिक्योरिटी और आईआर, ये कोर चीज है, इन्हीं के आसपास पूरा पेपर बन रहा है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन ड्रिवन बन रहे हैं, सीधे नहीं बन रहे हैं। मतलब अगर आपको मेंस देना है और निकालना है तो सबसे बड़ी जो मैसेज है वो है, रीड थिंग्स दैट इज इंफॉर्मेशन, but discuss, debate it,
and try to understand and discuss with others कि ये इंफॉर्मेशन कौन कौन से सवालों में हम कैसे डालेंगे। उसे कहेंगे कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्चुअलाइज हो रही है, वरना तुम 8 के 8 ऐसे नहीं लिख पाओगे जो इस साल आए थे, जो पिछले साल आए थे। लोग कितना भी मजाक बनाए कि आप टूटे दिल के आशिकों वाले पेपर आ रहा है, ये नहीं, बहुत स्मार्ट पेपर आ रहा है। वो चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी एनालिटिकल स्किल्स है, और ये बात उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दे रखी है। यानी कि तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो, जो भी तुम पढ़ रहे हो, हाउ टू contextualize it, that will only happen when you have a debate discussion group. That can't happen when you are sitting in a crowd of 200, 500 or 1000. Make small groups, ठीक है ना? जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स में आप डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, that will empower your learning. धन्यवाद।